ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 215। तू बेशर्म है, जोनाथन ने जोर से चिल्लाया। वहीं विवान बस मुस्कुरा रहा था। जहां वह था, अपनी तेज इंद्रियों के कारण वह स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि हल्टन फोन के दूसरी तरफ क्या कह रहा था। इसलिए वह जानता था कि जोनाथन क्यों परेशान और गुस्से में था। फिर भी उसे बेशर्म शब्द पसंद नहीं आया। हालांकि ऐसा था, उसने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया क्योंकि वह जानता था कि जोनाथन इस समय गुस्से में था। लेकिन उसी समय उसने पूछा, हे एंजल, ये शेयर खरीदने का तरीका क्या है? तुम शेयरधारक को भी नहीं बताते कि वह अपने शेयर बेचने जा रहा है। हालांकि विवान पहले मुस्कुरा रहा था। यह इसलिए था क्योंकि उसने सोचा था कि जब जोनाथन को यह एहसास होगा कि उसके शेयर खरीदने वाला वह खुद है, तो वह हंस सकेगा। इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि जोनाथन खुद नहीं जानता कि वह शेयर बेच रहा है। उसे ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने शेयर बेच दिए हैं और पैसे पहले ही आ चुके हैं। ये सिस्टम की गलती कैसे है? यह विचार बोर्ड में पेश किया गया था और उसने बैठक में भाग लिया। बैठक में क्या हो रहा है, इसके बजाय वह अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहा था। शायद उसने सोचा था कि बैठक में चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए वह जो कुछ भी कहा जा रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब पूछा गया तो उसने प्रस्ताव पर सहमति जताने के लिए सिर हिलाया। जहां तक उनकी राय का सवाल है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्होंने कोई बिंदु नहीं दिया और चुप रहे। इसलिए अन्य शेयरधारक ने निर्णय लिया। फिर एक फॉर्म था जो हस्ताक्षरित किया गया था। उसने भी अपना हस्ताक्षर किया और वह भी बिना पढ़े। इसलिए अंत में यह उसकी गलती है कि वह शेयरों के अधिग्रहण के बारे में नहीं जानता था। इसलिए सिस्टम को दोष मत दो। विवान, फॉर्म पिछले दिन पर हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन उसने आज शेयरों का अधिग्रहण किया। अब क्या सिस्टम पहले से ही इस घटना की उम्मीद कर रहा था? क्या सिस्टम भविष्य देख सकता था? विवान ने निश्चित रूप से पूछा। सिस्टम केवल आपके द्वारा अर्जित चीजों का गुणक नहीं है, इसलिए अपने अधिकार का स्तर जल्द से जल्द बढ़ाएं ताकि आप सिस्टम से और अधिक सुविधाओं का उपयोग कर सकें। विवान ने आगे नहीं पूछा। जहां तक जोनाथन के अपनी प्रेमिका के बारे में सोचने का सवाल है, उसे पूछने की जरूरत नहीं थी कि सिस्टम ने निश्चित रूप से जोनाथन के मन में क्या चल रहा था ये पढ़ लिया होगा। फिर भी उसने सिस्टम की शक्ति पर एक गहरी सांस ली। आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम कभी भी किसी चीज के अधिग्रहण में असफल नहीं होता। यदि उसने उन लाभों को पढ़ा होता जो उसे शेयर बेचने पर मिलते, तो भले ही वह बैठक के दौरान सतर्क होता, यह निश्चित था कि वह शेयर बेचने के लिए सहमत होता। वे लाभ क्या हैं जो उसे शेयर बेचने पर मिलेंगे? विवान ने जिज्ञासा से पूछा। सिस्टम द्वारा पेश किए गए शेयरों की कीमत बाजार से अधिक है, इसलिए उसके लिए शेयर बेचने का निर्णय लेना आसान होना चाहिए। विवान, अगले क्षण, क्यों नहीं तुम वो पैसे मुझे दे देते जो तुमने उन शेयरों को खरीदने में खर्च किए? मुझे यकीन है कि श्रेयन उस पैसे का उपयोग मेरे लिए और अधिक शेयर खरीदने के लिए कर सकती है। विवान ने अपने मन में चिल्लाया। पूरे कालमन की कीमत 70,000 रुपीस करोड़ थी। यदि सिस्टम ने शेयरों को एक ऐसी कीमत पर खरीदा जो शेयरधारकों को अस्वीकार नहीं कर सकती थी, तो ये काफी ऊंची होनी चाहिए। यह शायद शेयरों के बाजार मूल्य का 2 गुना भी हो सकता है। यदि ऐसा था, तो ये 7,010 INR के मूल्य वाले व्यवसाय को खरीदने के लिए 140,000 रुपीस करोड़ खर्च करने के समान था। ये वास्तव में बर्बादी थी। हालांकि उसके हाथ में 10% शेयरों के साथ ये 63,000 रुपीस करोड़ से 126,000 रुपीस करोड़ होना चाहिए था। हालांकि उसके अपने विचार थे, सिस्टम के अपने योजनाएं और तरीके थे। अंत में विवान केवल पैसे प्राप्त करने का सपना देख सकता था, लेकिन वह नहीं कर सकता था। तुमने ऐसा कैसे किया? तुम मुझे बता सकते थे कि तुम शेयर खरीद रहे थे, ताकि मैं तुम्हें किसी अन्य कंपनी के शेयर दे सकूं और ये 10% शेयर तुम्हें बेच सकूं। जोनाथन की चिल्लाहट ने विवान को उसके विचारों से बाहर खींच लिया। विवान ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं जानता था कि तुम मुझे कालमन के 10% शेयर देने जा रहे हो। मैं सभी शेयर खरीदने का इरादा रखता था, लेकिन चूंकि तुम 10% शेयर ट्रांसफर कर रहे थे, मुझे 90% खरीदना पड़ा। मुझे उस व्यक्ति को देखना होगा जो बाकी 10% शेयर ले रहा था ताकि मैं उसे खरीद सकूं। अब ये एक पूरा आश्चर्य था कि मैं ही वह था जिसने शेयर प्राप्त किए। मुझे लगता है कि मुझे खुद से ही खरीदना होगा। विवान ने अंत में कंधे उचका दिए। जोनाथन ने विवान को देखा। वह केवल हार मान सकता था क्योंकि वह जानता था कि विवान ने जो कहा वह तार्किक था। विवान को इस दिन मिलने वाले शेयरों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन हालांकि उसने ये कहने में हार मान ली कि वह विवान को दोषी ठहराता है, वह अभी भी अंदर से उसे दोषी ठहरा रहा था।
और वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसने शेयर खो दिए। हालांकि पैसे महत्वपूर्ण थे, उसके लिए शेयर होना और भी महत्वपूर्ण था। शेयरों का मतलब था संबंध और वह कितनी तेजी से कुछ कर सकता था। अब तुम अपनी गलती के लिए मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम बैठक के दौरान केवल वेंडी के बारे में सोच रहे थे। और क्या तुमने उस दस्तावेज को पढ़ा था जिस पर तुमने हस्ताक्षर किए थे, या तुमने बस इसलिए हस्ताक्षर किए क्योंकि तुमने देखा कि अन्य लोग हस्ताक्षर कर रहे थे? विवान ने सवाल किया। जोनाथन ने विवान को चौड़ी आंखों से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विवान जानता था कि वह बैठक में क्या सोच रहा था। विवान, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हारे विचारों का पीछा कर सकता हूं? विवान ने हंसते हुए कहा। जोनाथन ने विवान को कुछ समय तक देखा, जैसे वह विवान के चेहरे से कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। अंत में उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसे इस बारे में कोई सुराग दे सके। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं तुम्हें वो 10% शेयर दूंगा जो तुमने मुझे हाल ही में मदद करने के लिए उपहार के रूप में दिए हैं। इस तरह तुम मेरे साथ चल सकते हो जब मैं कंपनी को शीर्ष पर ले जाऊं। विवान ने कहा जैसे ही वह कार में बैठा। जोनाथन फिर से चुप रह गया। उसने सोचा, क्या मैं अपने ही शेयरों का उपहार ले रहा हूं? दूसरी तरफ मुझे लगता है कि मैंने उसे शेयर उपहार में दिए थे। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह वापस कार में गया और एंजल्स प्रोमिनेंस की ओर ड्राइव करने लगा। वे इस जगह पर इसलिए आए थे क्योंकि वे विवान ने आथा के साथ अन्य पुरुषों की महिलाओं के प्रति सम्मान के बारे में बात की थी। अलिप्सस डॉट एक अस्पताल के वार्ड के अंदर हार्श ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की स्थिति खोई हुई लग रही थी। इस समय हार्श सोच रहा था कि वोलेंट सिटी में क्या हुआ था। उसने अपने दांतों को भींचते हुए सोचा कि उसकी मर्दानगी को नुकसान पहुंचा है और वह भविष्य में बच्चों को नहीं पैदा कर पाएगा। इस विचार से हार्श का गुस्सा और बढ़ गया। क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत लड़की थी? नहीं, ये सिर्फ एक चेहरा था। तुम्हें क्या लगता है कि यह चेहरा मेरे वंश के साथ तुलना कर सकता है? हार्श ने अपने मन में गरजते हुए कहा। उसे नहीं लगता था कि विवान द्वारा उसकी मर्दानगी को तोड़ना कुछ ऐसा होना चाहिए था। उसके अनुसार सान्या अंततः एक लड़की थी। अगर वह एक लड़की है और वह एक आदमी है, तो समस्या क्या थी अगर दोनों एक साथ होते? हालांकि वह अकेला था जो ऐसा करना चाहता था। किसने कहा कि वह ऐसा नहीं महसूस करेगी? और जो बात उसे और भी अधिक गुस्सा दिला रही थी वह ये थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था जबकि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया था। बस तुम इंतजार करो। हालांकि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, मुझे यकीन है कि तुम उस बेचारी सान्या की परवाह करते हो। इसलिए मैं बस उसे अपने हाथों में लेने वाला हूं और फिर तुम्हें। और विश्वास करो, तुम्हारी किस्मत मेरी तुलना में बदतर होगी। हार्श ने अपने दिल में कसम खाई। और तुम बेचारी, चूंकि तुमने सोचा कि मेरे साथ होना कुछ ऐसा नहीं है जिस पर तुम गर्व कर सको, मैं तुम्हें 10 लोगों के साथ होने का गर्व दिलाने वाला हूं। हार्श ने अपने दांत इतनी मजबूती से भींचे कि उसके मसूड़े थोड़े खून बहाने लगे। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और एक आदमी और एक महिला जल्दी में अंदर आए। महिला ने घुटनों तक पहुंचने वाली एक नीली ड्रेस पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर मेकअप की मोटी परत थी। ये स्पष्ट था कि वह उम्र के संकेतों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट था कि वह हार्श के लिए चिंतित थी। इसलिए जैसे ही वह वार्ड में गई, वह बिस्तर की ओर दौड़ी और चिंतित स्वर में पूछा, क्या तुम ठीक हो मेरे प्यारे बेटे? बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? माँ को बताओ और माँ सुनिश्चित करेगी कि वह अपनी जान से चुकाए। जिन्हें महिला के साथ अंदर आया था वह खाकी सूट पहने हुए था। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी और वह एक योजनाकार की तरह लग रहा था। हालांकि यह अपेक्षित था क्योंकि वह व्यवसाय में था, और कभी कभी व्यवसाय केवल एक व्यावसायिक दिमाग की आवश्यकता नहीं करता, कभी कभी ऐसी स्थितियों की आवश्यकता होती है जो योजना बनाने की मांग करती हैं। हालांकि उसने एक शब्द नहीं कहा। वह उस व्यक्ति को खोजने के लिए तैयार था जिसने उसके बेटे को नुकसान पहुंचाया। यह उसका एकमात्र बच्चा था जिसे उसने अपनी पत्नी के साथ पाया था। वह एक दुर्घटना में शामिल हो गया था जब हार्श 7 साल का था, और तब से उसने कभी भी एक बच्चा नहीं पाया। चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार उसकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हुई थी। उसे अपनी रक्त रेखा के इस बेटे के माध्यम से आगे बढ़ने की बड़ी उम्मीद थी। उसके पास खुद के कई बच्चों की उम्मीदें थीं, लेकिन चूंकि वह ऐसा नहीं कर सका, उसे अपने बेटे पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन अब उसका बेटा भी नष्ट हो गया था। उसे ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह उस स्थिति में वापस आ सके जहां वह संतान पैदा कर सके, डॉक्टर अभी भी काम कर रहे थे। कम से कम वह इस बात से बहुत गुस्से में था कि उसका बेटा नष्ट हो गया था। वह केवल उस व्यक्ति के नाम का इंतजार कर रहा था जिसने ऐसा किया। इस सब के पीछे का व्यक्ति सान्या और उसका बॉयफ्रेंड है, हार्श ने अपने दांतों के बीच से कहा। इस सब के पीछे का व्यक्ति सान्या और उसका बॉयफ्रेंड है, हार्श ने अपने दांतों के बीच से कहा।
ये सान्या कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? हर्ष के पिता ने अपने चेहरे पर जोमे के साथ पूछा। हालांकि वह अपने बेटे की बहुत परवाह करते थे, वह हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और शायद ही कभी ध्यान देते थे कि उनके बेटे के किस तरह के दोस्त हैं। लेकिन जब तक हर्ष उन्हें बताता कि कहीं कोई समस्या है, वह सुनिश्चित करते थे कि वह उसकी मदद करें और फिर उसे अपने हाल पर छोड़ दें। हर्ष की माँ, जिसकी आंखें इस समय लाल थीं, ने भी हर्ष की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वह कौन था, जब तक कि उस व्यक्ति ने उनके एकमात्र बेटे पर हाथ डालने की हिम्मत की, तब वे सुनिश्चित करेंगे कि उस व्यक्ति को इसका भारी कीमत चुकानी पड़े। मेहता परिवार का नाम सुनते ही हर्ष को उस क्रूर रात की याद आ गई जब उसने अपने सबसे बुरे सपने का सामना किया था। वह रात थी जब उसने अपने सबसे बुरे डर का सामना किया था, और कम से कम कहने के लिए वह नहीं चाहता था कि वह फिर से ऐसा अनुभव करे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह प्रतिशोध नहीं चाहता था। मेहता परिवार? हर्ष के पिता ने संदेह से पूछा। जितना वह जानते थे, मेहता परिवार विशेष रूप से बड़ा नहीं था। यह उनके परिवार की तुलना में छोटा था। दूसरे शब्दों में, अगर वह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मेहता परिवार को नुकसान हो, तो वह एक कीमत चुकाकर उन्हें उस लीग से गिरा सकते थे जिसमें वे थे। हाँ, जो एक कॉस्मेटिक्स कंपनी का मालिक है। हर्ष ने अपने पिता के संदेह की पुष्टि की। अगर ऐसा है, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे उस कीमत का भुगतान करें जो तुम्हारे साथ हुई हर चीज के लिए पर्याप्त हो। हर्ष के पिता ने कहा। उनकी आंखें ठंडी हो गईं। यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। परिवार को इसलिए सजा मिलेगी क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक से शिक्षित नहीं किया। लेकिन मेरे बेटे के साथ जो हुआ, उसके लिए जिम्मेदार 2 अपराधियों को भी सजा मिलनी चाहिए, हर्ष की मां ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति इस समय किसी पागल व्यक्ति से कम नहीं थी। वह इस तथ्य से पागल हो रही थी कि उसे अब कोई नहीं होगा जिसे वह दादी कह सके। क्या तुम जानते हो कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है? हर्ष के पिता ने पूछा। हर्ष कुछ समय के लिए चुप रहा, क्योंकि वह उस रात को याद करने की कोशिश कर रहा था जब विवान ने उसे मारा था। उसे अभी भी उस दर्द की याद थी जब विवान ने उसे लात मारी थी। वह उस रात के दर्द को याद नहीं करना चाहता था, इसके साथ ही उन आरोपों को भी जो उस पर लगाए गए थे। हाँ, उन पर बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया गया था। और जब वे बात कर रहे थे, 2 पुलिस अधिकारी दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। वे ये सुनिश्चित करने जा रहे थे कि जैसे ही हर्ष अस्पताल से रिहा हो, वे उसे ले जाएं ताकि वह अदालत में लगाए गए आरोपों का सामना कर सके। लेकिन अभी भी, हालांकि उसके कार्यों के बारे में स्पष्ट सबूत थे, वह इस बात से डरता नहीं था कि उसे जेल भेजा जाएगा। उसे यकीन था कि अपने माता पिता के प्रभाव के कारण उसे अदालत में सजा नहीं मिलेगी। वह व्यक्ति है जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। वह वही है जिसने मुझे नष्ट किया। वह कारण है कि मैं वर्तमान में अस्पताल में हूँ। उसका नाम विवान है। मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली क्योंकि मैं अभी भी उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर रहा था, हर्ष ने जवाब दिया। लेकिन जो जानकारी मैंने पहले ही प्राप्त की है, वह कुछ नहीं है बल्कि एक गरीब लड़का है जो लड़कियों पर निर्भर है, हर्ष ने कहा, जब उसने उस घटना को याद किया जब विवान की कार को गार्पी ने तोड़ा था। जब विवान ने गार्पी की लैम्बोर्गिनी डियाब्लो को तोड़ा, उन्हें बुलाया गया था ताकि वे विवान का ध्यान रख सकें। अंत में उसे वेंडी ने बचाया, जिसने दावा किया कि वह उसकी मंगेतर है। अगर ऐसा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम बस उस लड़की सान्या को ये बताने के लिए कह सकते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है। फिर हम उनका ध्यान रख सकते हैं, हर्ष की मां ने कहा। हर्ष के पिता कुछ कहने ही वाले थे जब वार्ड का दरवाजा खोला गया। फिर एक पुलिस अधिकारी कमरे में आया और जोड़े को घूरने लगा। आपका संदिग्ध से मिलने का समय समाप्त हो गया है। आपको तुरंत यहाँ से जाना चाहिए ताकि आप हमारे कर्तव्य में बाधा न डालें, पुरुष पुलिस अधिकारी ने कहा, जब उसने 2 माता पिता को गंभीर नजरों से देखा। आपका क्या मतलब है कि हमारा समय समाप्त हो गया है? हमें इस कमरे में प्रवेश किए केवल 2 मिनट हुए हैं। आपने हमें 5 मिनट दिए हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 3 मिनट बाकी हैं, हर्ष की मां ने गुस्से में जवाब दिया। पुरुष पुलिस अधिकारी जानता था कि यह सच है कि उनके पास अभी भी समय था। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वह और उसका साथी दरवाजे के ठीक बाहर खड़े थे। इसका मतलब था कि वे अंदर वार्ड में जो कुछ भी कहा जा रहा था, उसे सुन सकते थे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने स्पष्ट रूप से सुना कि जोड़ा क्या चर्चा कर रहा था। वे खुद जानते थे कि हर्ष ने क्या किया था क्योंकि वे मामले में शामिल थे। कम से कम कहने के लिए, वे हर्ष के व्यवहार से डिस्गस्टेड थे। किसी के साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करना उन चीजों में से एक था जिसे जनता सबसे ज्यादा नफरत करती थी। और अपने बेटे के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसे डांटने के बजाय, माता पिता, जो अपने बेटे के समान ही क्रूर थे, इसके बजाय उसके कार्यों का समर्थन कर रहे थे।
और इससे भी बुरा, वे उस व्यक्ति से बदला लेने के तरीके खोज रहे थे जिसने उनके बेटे को नष्ट किया। यही नहीं, वे पीड़ित पर भी प्रतिशोध लेना चाहते थे। ये सोचकर कि वह ये सुनने के लिए और नहीं रह सकता कि वे अगला क्या कहने वाले हैं, पुलिस अधिकारी ने वार्ड में प्रवेश करने और इन दोनों लोगों को बाहर भेजने का फैसला किया। और अगर उसे कोई सबूत मिल जाता तो वह सुनिश्चित कर सकता था कि वह जोड़े को अब तक बंद कर दे। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा वह भी सबूत के रूप में माना जाएगा यदि पीड़ित के साथ कुछ भी होने वाला था। मुझे खेद है सर, मैडम, लेकिन मुझे अभी सूचित किया गया है कि लोगों को संदिग्ध से मिलने की अनुमति नहीं है जब तक कि अदालत का फैसला नहीं आ जाता। पुलिस अधिकारी ने कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं कानून नहीं जानता? क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं मैं आपसे डरने वाला हूं? मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, मैंने अपने सभी वर्षों में व्यापार में बहुत कुछ देखा है और मैं जानता हूं कि निचले स्तर बिना किसी जानकारी या चर्चा के मिनटों में नहीं बदलते। तो आप हमारी बेटे के साथ बिताए पलों में बाधा डालने की हिम्मत न करें, अन्यथा मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप पुलिस बल में अपनी स्थिति बनाए नहीं रख पाएंगे। हर्ष के पिता ने धमकी दी। यह मायने नहीं रखता कि आप शिक्षित हैं या नहीं, यह मायने नहीं रखता कि आप स्मार्ट हैं या भोले। अब जो मायने रखता है वह यह है कि आपको तुरंत वार्ड से बाहर निकलना होगा या मैं आपको पुलिस मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए गिरफ्तार करने जा रहा हूं, अधिकारी ने गंभीरता से कहा। हर्ष के पिता जवाब देना चाहते थे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लंबे समय से व्यापार में था, वह बता सकता था कि पुलिस उसे नहीं छोड़ने वाली थी। चूंकि यह उसके बेटे के लिए जीवन और मृत्यु का मामला नहीं था, उसने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि वह जानता था कि वह कानून के खिलाफ नहीं जीत सकता। चूंकि आप इस तरह खेलना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं, मैं आपके वरिष्ठों से मिलने जा रहा हूं और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, हर्ष के पिता ने कहा, इससे पहले कि वह अपनी पत्नी को वार्ड से बाहर खींच ले। उसकी पत्नी इस और उस चीज के बारे में चिल्लाते और चिल्लाते हुए रही कि कैसे कानून उनके बेटे के प्रति अन्याय कर रहा है। उसके अनुसार उसके बेटे ने कोई ऐसा बड़ा गलती नहीं की थी कि उसे नष्ट किया जाए, न ही ये कि उसे बलात्कार के प्रयास के मामले में मुकदमा चलाया जा रहा था। अलिप्सस डॉट विवान ने श्रेयंका से कॉलमंड एंटरटेनमेंट कंपनी के 10% शेयरों के ट्रांसफर अनुबंध को व्यवस्थित करने के लिए कहा। वह जोनाथन को 10% शेयर देने जा रहा था जैसा कि उसने वादा किया था। श्रेयंका के साथ कॉल समाप्त करने के बाद विवान ने वह फोन वापस कर दिया जो उसने जोनाथन से उधार लिया था। फिर कुछ मिनट बाद वह और जोनाथन एंजल्स प्रोमिनेंस के सामने पहुंचे। चूंकि उसने पहले ही आथा से निपट लिया था, विवान ने केटलीन को यह समझाने की इच्छा की कि क्या हो रहा है। वहीं जोनाथन ने, चूंकि वह व्यवसाय जो उसे एंजल्स प्रोमिनेंस लाया था, विवान के ठिकाने के बारे में जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली थी, वह छोड़ने और उन चीजों से निपटने का फैसला किया जो उसे अभी तक करनी थी। विवान लिफ्ट से 18 मंजिल पर पहुंचा। उसने पाया कि स्टाफ सदस्य पहले से ही सामान्य दिनों की तरह काम करने लगे थे, लेकिन अंतर यह था कि वे स्पष्ट रूप से 1 घंटे पहले हुई घटना के बारे में एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। जब उन्होंने विवान को आते देखा तो वे उसकी ओर देखकर आश्चर्यचकित और एक ही समय में डर गए। इसलिए जब वह अंदर आया तो फर्श पर सभी बातचीत रुक गई। विवान ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया और केटलीन के कार्यालय की ओर बढ़ा। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि केटलीन ने पहले ही अपने गाल पर लगे हाथ के निशान को मेकअप से ढक लिया था। इसके अलावा कार्यालय के अंदर एक अतिरिक्त व्यक्ति था जिसे विवान ने काफी समय से नहीं देखा था। वह थी दमिनी, सान्या की वर्तमान व्यक्तिगत सहायक। यहाँ आकर अच्छा लगा दमिनी, विवान ने कार्यालय में प्रवेश करते ही कहा। यह सच में अच्छा है, दमिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह भी विवान और जोनाथन के रिश्ते के बारे में जानती थी, इसलिए उसने सान्या को विवान और जोनाथन के बारे में बताने में मदद की थी। दोनों के बीच कुछ औपचारिकताओं के बाद विवान अंततः केटलीन द्वारा याद दिलाए जाने के बाद एक कुर्सी पर बैठ गया। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए हो। सान्या ने मुझे जो कुछ भी बताया है उसके बावजूद मैं अभी भी तुमसे पहले हाथ से सुनना चाहती हूँ। उन वर्षों में वास्तव में क्या हुआ जब हम नहीं मिले? केटलीन ने कहा जैसे ही विवान ने कुर्सी पर बैठा। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए हो। सारा ने मुझे बहुत कुछ बताया है कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुमसे पहले हाथ से सुनूं। वास्तव में उन वर्षों में क्या हुआ जब हम नहीं मिले? कातिलिन ने कहा जब विवान ने अपनी सीट ली। विवान को इस सवाल की उम्मीद थी, इसलिए बिना कुछ छिपाए उसने अपनी सास से अपने रिश्ते के बारे में बताया जो उसने जोनाथन और जेसडा परिवार के साथ बनाया था। हालांकि उसने अपनी संपत्तियों या वर्तमान धन के बारे में ज्यादा नहीं बताया, लेकिन उसे यकीन था कि वह उसकी वर्तमान प्रभावशाली स्थिति के बारे में जानती थी। हालांकि उसे पहले से ही सारा और दमिनी से इस बारे में जानकारी मिल चुकी थी। कातिलिन काफी हद तक चौंकी। उसे इस जानकारी को पचाने के लिए कुछ समय चाहिए था।
दूसरी ओर विवान ने अपनी ध्यान सान्या की ओर मोड़ दी। उसने एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें शरीर को मजबूत करने वाला समाधान था और उसे बताया कि वह सारा से पूछे कि इसका क्या करना है। कुछ समय बाद कातिलिन अपने विचारों से बाहर आई और विवान की ओर देखा। तो यही तुम्हारी माँ का बैकग्राउंड है ना? कातिलिन ने विवान की ओर सिर हिलाते हुए कहा। विवान ने बस एक हल्की मुस्कान दी। उसने कातिलिन की ओर देखा और कंधे उचकाकर कहा, मुझे भी इसके बारे में हाल ही में पता चला। अन्यथा मैं कभी नहीं जानता कि मेरी माँ का ऐसा बैकग्राउंड था। विवान ने एक पल के लिए रुककर आगे कहा, तुम जानती हो, जब मैं बड़ा हो रहा था तब तक मुझे अपनी माँ का उपनाम नहीं पता था, यहाँ तक कि उसका बैकग्राउंड भी नहीं। मुझे ये सब हाल ही में उस पत्र के माध्यम से पता चला जो उसने मेरे लिए छोड़ा था। कातिलिन ने सिर हिलाया। उसे भी एन को केवल एन के रूप में जानती थी और कुछ नहीं। उसने एन के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में ये देखकर कि उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया, कातिलिन ने ये सोचकर हार मान ली कि शायद ऐसा कुछ था जिसने एन को अपने मातृ घर से दूर जाने पर मजबूर किया। और अगर वह कुछ प्लेजेंट नहीं था तो वह इसे लाने के लिए तैयार नहीं थी, अगर यह उनके साझा किए गए अच्छे मूड को खराब कर दे। दूसरी ओर सान्या ने विवान को गले लगा लिया। वह विवान के लिए दर्द महसूस कर रही थी, बस ये सोचकर कि अपनी माँ को न जानना और उसे खो देना, ये कैसा लगता है। ये कुछ ऐसा था जिसे वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वह इसे अनुभव नहीं करना चाहती थी। वह अब केवल विवान को सांत्वना देना चाहती थी। उसे पता था कि हालांकि विवान अब मुस्कुरा रहा था, वह किसी अन्य पुरुष की तरह था। वह अपने दिल में गहरे दर्द को छिपाएगा और जब वह दूसरों के साथ होता है तो एक मजबूत छवि पेश करने की कोशिश करेगा। अंत में पुरुषों के चेस्ट में बहुत कुछ होने के कारण वे तेजी से बूढ़े हो जाते हैं, अवसादित हो जाते हैं और अंततः शराबियों में बदल जाते हैं। कुछ मामलों में ऐसे लोग होते हैं जो हत्या या आत्महत्या कर लेते हैं। फिर भी वह नहीं चाहती थी कि विवान उनमें से एक बने। हालांकि उसे पता था कि वह इसे जोर से नहीं कहने वाला है और न ही वह इसे दिखाने वाला है। वह उसे बताने की कोशिश करेगी कि वह क्या महसूस कर रहा है, ताकि वह उसके दिल के दर्द को कम कर सके। इस बारे में सोचते हुए उसने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। चूंकि वे सोफे पर बैठे थे, वह केवल उसकी तरफ से उसे गले लगा सकती थी। हालांकि इसे गले लगाना कहा गया, यह ऐसा था जैसे वह एक बिल्ली की तरह उसके बाहों में समा गई हो। हालांकि वह अपनी माँ के सामने थी, उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि वह विवान के प्रति अपनी स्नेह को सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए उसे डांटेगी। चूंकि उसने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी थी, उसने सोचा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा ये केवल एक गले लगाना था, वास्तव में कुछ बड़ा नहीं। विवान को सान्या के साथ अंतरंग होने में कोई समस्या नहीं थी। उसके पास उसके साथ के सभी यादें थीं, इसलिए जब उन्होंने बचपन में एक साथ कई चीजें की थीं तो उन्हें ये अजीब नहीं लगा। दमिनी को आश्चर्य हुआ कि दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे, और वह भी कातिलिन के सामने। चूंकि दमिनी ने पहले कातिलिन के अधीन काम किया था, जब उसे सारा को सौंपा गया था, उसने कातिलिन के व्यक्तित्व को समझा था जब बात सान्या की आती थी। वह एक सख्त माँ थी और निश्चित रूप से ऐसे अंतरंग कार्यों की अनुमति नहीं देगी। लेकिन अब उसने केवल कुछ समय के लिए दोनों को देखने के बाद अपनी नजरें कहीं और घुमा ली। उसने और कुछ नहीं कहा। और सच कहूं तो दमिनी को उम्मीद थी कि कातिलिन दोनों को डांटने जा रही है, लेकिन ये याद करते हुए कि कातिलिन विवान को जानती थी और उसकी माँ के बारे में जानती थी, उसने कुछ हद तक समझा। फिर उसने अपनी आंखें संकुचित की और उन दोनों को देखा जो एक दूसरे के प्रति सार्वजनिक रूप से स्नेह दिखा रहे थे, और सोचा, ऐसा लगता है कि मेरी पहले की धारणाएं सही थीं। ये दोनों निश्चित रूप से पहले एक दूसरे को जानते थे जब वे इंचोएट शहर में मिले थे, और वे मेरे साथ खेल रहे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका रिश्ता सामान्य लोगों की तुलना में तेजी से बढ़ा, और जिस तरह से वे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और हंस रहे थे, ये कुछ ऐसा था जो कुछ दिनों पहले मिले लोगों के साथ नहीं होता। गुप्त बातें साझा करना, हालांकि गहरी नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें साझा करना, ये मुझे नहीं पता कि वे क्यों खेल रहे थे। दमिनी ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए अपने मन में सोचा। विवान, क्या तुम ठीक हो? सान्या ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि वह भ्रमित था, विवान ने फिर भी सिर हिलाया और जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मुझे ठीक नहीं होना चाहिए? अंत में उसने पूछा। सान्या ने विवान की छाती से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसने उसके चेहरे पर भ्रम देखा। उसने उसकी छाती पर अपने नर्म मुट्ठी से थपथपाया और कहा, बेवकूफ, मैं तुम्हारी माँ के मुद्दे के बारे में बात कर रही हूँ। क्या तुम सच में ठीक हो? विवान को अब समझ में आया कि सान्या कहाँ से आ रही थी। पहले जब उसने सुना कि विवान की मां मर गई तो हालांकि उसने विवान के लिए खेद महसूस किया, लेकिन उसे एन के लिए इतनी गहरी भावनाएं नहीं थी क्योंकि वह उसे बिल्कुल नहीं याद करती थी।
लेकिन अब चीजें पूरी तरह से अलग थीं। उसने विवान की यादें वापस पा ली थी और इसलिए वह एन के बारे में याद कर सकती थी। इसलिए ये सच था कि उसने अब महसूस किया कि उसने अपने जीवन में कुछ खो दिया है। अब जब उसे ये खबर मिली कि विवान की मां मर गई, तो उसे अब यह महसूस हुआ कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे वह प्यार करती थी। अब जब विवान की मां, उसकी आंटी, की मृत्यु हो गई, तो उसके दिल में भी एक दर्द की लहर उठी। अब सीधे पीड़ित उस व्यक्ति के बारे में क्या जो खुद अपनी मां को खो चुका है। इस बारे में सोचते हुए वह विवान के साथ उस बोझ को साझा करना चाहती थी जो वह महसूस कर रहा था। यही कारण था कि उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, विवान ने सान्या के बालों को सहलाते हुए कहा और एक लट को उसके कान के पीछे खींच दिया। तुम जानती हो कि अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, है ना? ये देखकर कि विवान इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था, सान्या ने अस्थायी रूप से हार मान ली। उसे बाद में अकेले में विवान से बात करनी होगी। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। तुम जानती हो, मैंने 4 साल पहले ही सच का सामना कर लिया था कि मेरी माँ मर गई। इसलिए भले ही मैं इसके बारे में अब बात कर रहा हूँ, यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि मैंने पहले ही सच का सामना कर लिया है, विवान ने कहा। उसकी बातें सुनकर सान्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसने उनमें सच्चाई देखी और उसे पता था कि वह सच बोल रहा है। लेकिन साथ ही वह खुद को दोषी मान रही थी कि वह उस समय वहां नहीं थी जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। ऐसे स्थान पर रहना जैसे अल्फोंसो हवेली, जहां सभी ने उसे बहिष्कृत कर दिया था, और वह भी उस क्षण में जब उसने अपनी मां को खो दिया था, ये वास्तव में उसके लिए कठिन समय था। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विवान उस समय केवल 15 साल का था। उसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने के कारण, साथ ही आधे भाई बहनों और चचेरे भाइयों के मजाकों के कारण बहुत मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा होगा। जब सान्या ने देखा कि विवान की आंखें बदल गई हैं और वे थोड़ी सी धुंधली हो गई हैं, तो वह चौंकी। लेकिन फिर उसने उसके चेहरे पर दुख और आत्मदोष देखा। विवान उसे सांत्वना देना चाहता था और बताना चाहता था कि यह उसकी गलती नहीं थी जब उसे किसी ने खांसी करने की आवाज से रोका। अहेम, तुम दोनों अपने प्यार भरे पल को बाद में जारी रख सकते हो। क्या हम अब गंभीर बात कर सकते हैं? कातिलिन ने कहा जब उसने अपनी बेटी और विवान को सोफे पर अभी भी गले लगाते देखा। विवान ने उत्तर में सिर हिलाया, और यह देखकर कि उसकी मां काफी गंभीर थी, सान्या ने भी विवान के गले से बाहर निकलकर सही तरीके से बैठ गई और अपनी मां की बात सुनने के लिए इंतजार करने लगी। ये देखकर कि उसने दोनों का ध्यान आकर्षित कर लिया है, कातिलिन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, विवान, तुम्हारे और उस आथा के बीच क्या होने वाला है? मैंने उसके बारे में जो कुछ भी सुना है, मैं जानती हूँ कि उसका बैकग्राउंड छोटा नहीं है। और जो बातचीत वह उस जॉनथन के साथ कर रहा था, उससे मुझे पता चला कि उसके साथ एक संबंध है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम इस स्थिति को कैसे संभालने जा रहे हैं? विवान जानता था कि कातिलिन किस बात की चिंता कर रही थी। आथा, वह जेज़्डा परिवार से था, और सारा और दमिनी ने कातिलिन को जेज़्डा परिवार के बारे में जो कुछ भी बताया था, उससे वह जानती थी कि यह एक ऐसा परिवार है जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब आथा ने उसकी बेटी को निशाना बनाया था और उसे उसकी ऑफिस में पीटा गया था। बिना किसी संदेह के वह जानती थी कि विवान ने उसे पीटा होगा या कुछ ऐसा किया होगा जब वे इमारत से बाहर निकले थे। इसलिए ये सवाल से बाहर था कि आथा प्रतिशोध लेने की कोशिश करेगा। कातिलिन को वास्तव में चिंता थी कि विवान और सान्या को निशाना बनाया जाएगा। वह खुद के लिए नहीं डरती थी, लेकिन वह दोनों के लिए बेहद चिंतित थी। आंटी, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आथा से निपट लिया है, अस्थायी रूप से। इसलिए तुम आश्वस्त रह सकती हो कि वह कुछ महीनों तक वापस नहीं आएगा, विवान ने उत्तर दिया। और जहां तक उसके पिता के बैकग्राउंड और इस सब का सवाल है, मैंने पहले से ही योजना बनाई है कि मैं उससे कैसे निपटूंगा। इसलिए हम बस ये कह सकते हैं कि इसे पहले से तय की गई योजनाओं को आगे बढ़ाना कहा जा सकता है, विवान ने अपनी आंखों में ठंडक लाते हुए कहा। जहां तक मैं उसके बैकग्राउंड को संभालने की बात कर रहा हूं, मैंने पहले ही उसके पिता से निपटने की योजना बना ली है। इसलिए हम बस ये कह सकते हैं कि इसे पहले से तय की गई योजनाओं को आगे बढ़ाना कहा जा सकता है, विवान ने अपनी आंखों में ठंडक लाते हुए कहा। चूंकि ऐसा लगता था कि उसे अब आथा के पिता से निपटना होगा, विवान इस अवसर या चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। जॉनथन ने पहले ही उसके जेज़्डा परिवार से मिलने की योजनाओं को बर्बाद कर दिया था, जब तक कि वह ये सुनिश्चित नहीं कर लेता कि वह उन्हें नष्ट कर सकता है जब तक वे उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसे जॉनथन के साथ भ्रमित होने में कोई आपत्ति नहीं थी जब तक कि यह भ्रम उसे समस्याओं में नहीं डालता, वह इससे काफी थक चुका था।
अगर जेज़्डा परिवार के सदस्य जान सकते थे कि वह और जोनाथन एक जैसे दिखते हैं, तो यह उसके लिए चीज़ों को बेहतर बना देगा। जहां तक उसकी मां को घर से भागने के लिए निंदा किए जाने की बात है, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जैसे ही वह एक व्यक्ति को ढूंढता जो उसकी मां के बारे में बुरा बोले, वह सुनिश्चित करेगा कि वह उनके साथ सही तरीके से निपटे। कातिलिन ने विवान को आश्चर्य से देखा। उसे पहले से ही आथा के प्रभाव के बारे में पता था, और ये केवल उसके बैकग्राउंड पर निर्भर था। लेकिन अब विवान आत्मविश्वास से कह रहा था कि वह आथा का समर्थन करने वाले बैकग्राउंड से निपटने जा रहा है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि आथा का पिता कौन है, वह जानती थी कि वह एक बड़ा आदमी है। क्या तुम जो कह रहे हो उसके बारे में सुनिश्चित हो, विवान? कातिलिन ने चिंतित स्वर में पूछा। चिंता मत करो आंटी, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे करने में आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा ये केवल एक व्यक्ति से निपटने की बात है, पूरे परिवार से नहीं। लेकिन अगर पूरा परिवार उसे समर्थन देने की कोशिश करता है तो मुझे उनके साथ भी निपटने में कोई आपत्ति नहीं है, विवान ने शांति से कहा। कातिलिन ने विवान को देखा। उसे नहीं पता था कि उसका आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। वह ये भी नहीं जानती थी कि यह आत्मविश्वास है या मूर्खता। दमिनी और सान्या ने विवान के बारे में जो कुछ भी उसे बताया था, उससे उसे पता था कि विवान जेज़्डा परिवार पर निर्भर नहीं था। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल था, विवान इतना अमीर कैसे बन गया? उससे भी ज्यादा अमीर। उसे अभी भी याद है कि वे केवल कुछ साल पहले अलग हुए थे, और उन 5 वर्षों या उससे अधिक में वह सुनिश्चित थी कि विवान के लिए इतना बड़ा प्रभाव बनाना संभव नहीं था। जहां तक नीलिमा का इस सब कुछ को गुप्त रूप से करना और फिर गुजर जाना, ये कुछ ऐसा था जिसे उसने कभी नहीं सोचा। अगर यह सच था कि नीलिमा ऐसा कर सकती थी, तो वह अपनी बहन से 2 दशकों से अधिक समय तक दूर क्यों रहती? कातिलिन के मन में क्या चल रहा था, यह नहीं जानते हुए विवान उठ खड़ा हुआ और तय किया कि अब उसे जाना चाहिए। आथा की घटना ने उसे हर्ष की याद दिला दी। ये कुछ ऐसा था जिसे वह ठीक उसी समय संभालने की योजना बना रहा था जब वह जाने वाला था। जहां तक उसके अनुयायियों की बात है, उनके पास केवल कुछ दिन बचे थे जब तक कि उसने उन्हें जो समय सीमा दी थी वह समाप्त नहीं हो जाती। चूंकि वह सुनिश्चित था कि वे अपने हिस्से का समझौता पूरा करने में असफल होने वाले थे, वह अब से तैयारी शुरू कर सकता था। उसने पहले ही अपने पौधों को स्थानांतरित कर दिया था। उसने उन्हें दिवालिया बनाने की योजना नहीं बनाई, बल्कि वह उनकी सभी संपत्तियों और धन को सबसे कम कीमत पर हासिल करने की योजना बना रहा था। दिन के अंत में दिवालिया बनाना उसे किसी भी तरह से लाभ नहीं पहुंचाएगा। वह उनकी संपत्ति का उपयोग मेहता परिवार की कुल संपत्ति को बढ़ाने के लिए कर सकता था। वह सुनिश्चित था कि जब तक मेहता परिवार को सबसे अमीर परिवारों में गिना जाएगा, तब तक वे छोटे मोटे लोगों के साथ परेशानी में नहीं पड़ेंगे। और भले ही उसने सान्या और उसकी मां को शरीर को मजबूत करने वाला समाधान दिया हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उनकी सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। हालांकि वे मजबूत होने जा रहे थे, अगर उन पर गोलियां चलाई गईं या यहां तक कि बम से हमला किया गया तो उनकी जान खतरे में होगी। विवान, मुझे तुम्हें बाहर छोड़ने दो, सान्या ने कहा और विवान के साथ ऑफिस से बाहर चली गई। ऑफिस में बाकी 2 महिलाएं बात करने लगी और यह अनुमान लगाने लगी कि विवान क्या करने की योजना बना रहा है। दमिनी, तुम विवान के साथ थोड़े समय से हो, जब से वह इस तरह का हो गया है, क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास आथा के पिता से निपटने की क्षमता है? कातिलिन ने अपने चेहरे पर जो हुई भौहों के साथ पूछा। यह नहीं था कि वह विवान की क्षमता में विश्वास नहीं कर रही थी, बल्कि वह उसकी चिंता कर रही थी। इसने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया कि विवान पहले ही आथा को उससे डराने में सक्षम था। आथा कोई मजबूत व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसका बैकग्राउंड मजबूत था। और यही कारण था कि आथा उन समस्याओं से निपटने या बनाने में आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। लेकिन अगर वह भी डर गया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने बैकग्राउंड की क्षमता पर विश्वास नहीं कर रहा था कि वह वर्तमान में जिस समस्या का सामना कर रहा था उससे निपट सके? मिसेज कातिलिन, हालांकि मुझे इस समय विवान की पूरी क्षमताओं के बारे में नहीं पता, मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर सकती हूँ कि मैंने कभी भी विवान को ऐसा करते नहीं देखा है जब वह आत्मविश्वास में नहीं था, दमिनी ने उत्तर दिया। दमिनी, मैंने तुमसे कहा था कि जब हम अकेले हों तो मुझे औपचारिक रूप से मत बुलाओ। तुम्हें इतनी गंभीर होने की जरूरत नहीं है, कातिलिन ने दमिनी की ओर देखते हुए कहा। ठीक है आंटी। ये वह तरीका था जिससे कातिलिन ने उसे अपने लिए संदर्भित करने के लिए कहा था, जब तक वे अकेले थे या काम पर नहीं थे। जब से उसने स्नातक किया, दमिनी कातिलिन के अधीन काम कर रही थी। कातिलिन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह उसे इस तरह से प्रशिक्षित कर रही थी ताकि वह भविष्य में अपनी बेटी की मदद कर सके। और यह नहीं था कि वे केवल तब मिले जब दमिनी ने विश्वविद्यालय से स्नातक किया। इसके बजाय कातिलिन वह थी जिसने दमिनी की हाई स्कूल की शिक्षा को प्रायोजित किया था। अब यह बेहतर है, कातिलिन ने संतोष के साथ सिर हिलाया। फिर उसने सोचना शुरू किया कि दमिनी ने क्या कहा था। अंत में
उसने केवल एक भारी सांस छोड़ी और कहा, मैं आशा करती हूं कि सब कुछ ठीक हो। अलिप्सस डॉट। विवान और सान्या ऑफिस से स्टाफ के सदस्यों की जांच करती हुई नजरों के बीच बाहर निकले। ये लोग अभी भी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ऑफिस के अंदर वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन अंत में वे इसे पूछने के लिए इतने शर्मिंदा थे कि जब वे किसी भी सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। बेशक इस जोड़ी ने उनकी नजरों को नजरअंदाज किया और लिफ्ट की ओर बढ़े। जब वे अंदर गए तो सान्या ने फिर से विवान को गले लगा लिया। विवान उसकी इस हरकत से काफी हैरान था। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि उसने उसे इस तरह गले लगाने का निर्णय क्यों लिया, उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन फिर सान्या के सवाल ने उसे यह एहसास दिलाया कि उसने उसे गले लगाने का निर्णय क्यों लिया। विवान, जब मैं शरीर को मजबूत करने वाला समाधान लूंगी तो मुझे प्रशिक्षण लेना होगा ताकि मैं अपनी रक्षा करने के लिए कौशल प्राप्त कर सकूं। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती, सान्या ने कहा, लेकिन जैसा कि तुम जानती हो, मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं जानती जो मुझे युद्ध कौशल में प्रशिक्षित कर सके। तो क्या तुम मुझे अपने छात्र के रूप में ले सकते हो? सान्या ने विवान की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। विवान ने उसकी ओर देखा और उसने देखा कि उसमें शक्ति की एक इच्छा थी। वह जो कह रही थी उसे करने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रही थी। अंत में विवान हंस पड़ा और उसने उसके बालों को सहलाया। तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम शायद किसी को भूल गई हो? सान्या ने विवान को उलझन में देखा। उसने कुछ समय तक सोचा कि क्या कोई ऐसा है जो उसे युद्ध कौशल में प्रशिक्षित कर सके। अंत में उसने केवल अपना सिर हिलाया और विवान की ओर देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को याद करने में कोई कमी की है जो लड़ाई करना जानता हो और मुझे सिखा सके। क्या तुम देनाली को इतनी आसानी से भूल रही हो? विवान ने मजाक में पूछा। तब सान्या को उस घटना की याद आई जब उसे हर्ष और उसके अनुयायियों द्वारा अपहरण किया गया था। उस समय देनाली ने तेज गति से उन सभी के हाथ तोड़ दिए थे जो उसे पकड़कर रखे हुए थे। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो कोई भी कर सके। केवल ताकत ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति को कौशल की भी आवश्यकता थी ताकि वह समूह से निपट सके। सान्या ने विवान को जवाब देते हुए मुंह चिढ़ाया। देनाली हमेशा व्यस्त रहती है, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। जब से उसने विवान के साथ अपने बचपन के समय की यादें वापस पाई थीं, तब से वह विवान के साथ और भी अधिक अंतरंग हो गई थी। अब यहाँ तक कि वह भावनाएं जो वह पहले छिपाने की कोशिश कर रही थी, बिना खुद जाने ही आसानी से प्रकट हो गई थीं। जब तुम ऐसा करती हो तो तुम सच में प्यारी लगती हो, विवान हंसते हुए बोला। मैं देनाली को फ्री कर सकता हूं ताकि वह तुम्हें आसानी से प्रशिक्षित कर सके। नहीं, मुझे लगता है कि मैं बेहतर होगा कि जोनाथन से प्रशिक्षण लेने के लिए जाऊं, सान्या ने उत्तर दिया। उसकी बात सुनकर विवान तुरंत जान गया कि वह उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उसने खेल में शामिल होने का फैसला किया। अगर वह ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि हर प्रशिक्षण सत्र के बाद मैं उसे पीट दूंगा। तुम जलते हो, है ना? सान्या ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। वास्तव में नहीं, मैं काफी अधिकारवादी और सुरक्षात्मक हूँ, विवान ने कंधे उचकाकर कहा। तो प्रशिक्षण कब शुरू हो रहा है? सान्या ने विवान के शब्द सुनकर और भी चौड़ी मुस्कान के साथ पूछा। और हालांकि विवान ने ये नहीं कहा कि वह उसे प्रशिक्षित करने वाला है, उसे ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि वह किसी और को ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। और वह सही थी, विवान ने उत्तर दिया। बस मुझे बताओ कि तुम कब फ्री हो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं तुम्हें जितना हो सके प्रशिक्षित करूं। ठीक है, तो मुझे अपनी माँ से पूछना होगा कि वह मेरे प्रशिक्षण के लिए एक अलग कार्यक्रम कैसे व्यवस्थित कर सकती है, सान्या ने कहा और विवान के गले से बाहर निकल गई। लिफ्ट पहले ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई थी। जब मैं तुम्हें प्रशिक्षित कर लूं, तो तुम अपनी माँ और दमिनी को भी प्रशिक्षित करने के बारे में क्या सोचती हो? विवान ने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए पूछा। ये एक शानदार विचार है, मैं देखना चाहती हूं कि मेरी माँ मेरी छात्रा बनने पर कैसी होंगी, सान्या ने इस विचार पर हंसते हुए कहा। क्या ये सब जानकारी है जो तुम्हारे पास विवान के बारे में है? एक आदमी जो सैन्य वर्दी पहने हुए था ने सवाल किया और उन दस्तावेजों को देखा जो उसने अपने हाथों में पकड़े हुए थे। ये वही दस्तावेज थे जिन्हें वल्नारो पढ़ रहा था जब वह अपने कार्यालय में था। इनमें विवान के बारे में जानकारी थी जो एक पूरे सप्ताह की मेहनत के बाद प्राप्त की गई थी। उसने पहले ही विवान के बारे में अपनी रिपोर्ट अपने तत्काल सुपीरियर को सौंप दी थी। जिस क्षण विवान ने शरीर को मजबूत करने वाला समाधान दिया, उसी क्षण उच्च अधिकारियों ने उसके साथ बैठक करने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले ही देखा था कि समाधान ने क्या जादू किया। विवान द्वारा उन्हें दिए गए 50 बोतलें उन सैनिकों को दी गई थी जिनके पास सबसे अधिक मेरिट थे। ये सभी सैनिक किसी अन्य राष्ट्र के साथ युद्ध के दौरान घायल हुए थे, और चूंकि उन्हें वर्तमान चिकित्सा तकनीक के स्तर के कारण इलाज नहीं किया जा सकता था, उन्हें जल्दी से सेवानिवृत्त होना पड़ा।
लेकिन अब शरीर को मजबूत करने वाले समाधान की सहायता से ये सैनिक अब फिर से खड़े हो गए थे और पहले से भी मजबूत थे। इसने तुरंत सभी उच्च अधिकारियों को हलचल में डाल दिया। उन्होंने परिणाम देखने के तुरंत बाद एक बैठक बुलाई। हालांकि जब वल्नारो विवान द्वारा उन्हें दिए गए अवसरों को प्रस्तुत कर रहा था तो कई लोग इस विचार के खिलाफ थे, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो वे वल्नारो के पास दौड़ पड़े, विवान के बारे में जितनी जानकारी मिल सके उसे प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। अंत में वल्नारो के सुपीरियर के हस्तक्षेप के कारण उन सभी को विवान के बारे में जानकारी मांगने से रोक दिया गया। इसके बाद उन 50 लोगों को जिन्होंने समाधान लिया था पिछले 2 दिनों से निगरानी में रखा गया, और इस विशेष दिन उन्होंने पुष्टि की कि समाधान लेने के कोई दुष्प्रभाव नहीं थे। बेशक ये केवल तब था जब सैन्य के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों द्वारा कई परीक्षण किए गए थे। जब उन्होंने पुष्टि की कि समाधान के कारण केवल शरीर की कोशिकाओं को मजबूत किया गया था तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। यही कारण था कि वल्नारो अपने तत्काल सुपीरियर के सामने खड़ा था, विवान के बारे में रिपोर्ट देते हुए। हाँ सर, वल्नारो ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। रिपोर्ट सौंपने से पहले उसने विवान के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती थी उसे प्राप्त करने के लिए सभी शोध किए थे। हालांकि वह विवान के बारे में इंटरनेट या कंप्यूटर पर उपलब्ध जानकारी के रूप में ज्यादा जानकारी नहीं पा सका। उसने उन कंपनियों में कुछ लोगों को भेजा जहां उसने पाया कि विवान मालिक था, ताकि कुछ जांच की जा सके। लेकिन उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि विवान के बारे में जानने वाले लोग बहुत कम थे। विवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका कंपनी के उच्च अधिकारियों के माध्यम से था। लेकिन अंत में उन्हें उन लोगों से विवान के बारे में बहुत सीमित जानकारी मिली जो कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन में थे। ये लोग चुप थे और उन्होंने विवान के बारे में केवल बुनियादी जानकारी ही प्रकट की, चाहे वे जानकारी प्राप्त करने के लिए कितने भी तरीके अपनाएं, पैसे दें और इसी तरह इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में जिस क्षण उन्होंने महसूस किया कि लोग विवान के बारे में पूछ रहे थे और वे विशेष रूप से व्यापार वार्ताओं में रुचि नहीं रखते थे, इन लोगों ने सुनिश्चित किया कि वे जानकारी देने को पूरी तरह से भूल जाएं। यहाँ तक कि ऐसी स्थितियां भी थीं जहां इन लोगों ने विवान की जानकारी मांगने वालों को भगा दिया। लेकिन बेशक यह नहीं था कि वल्नारो ने किसी को भी विवान के बारे में पूछने के लिए भेजा था। ये स्पष्ट था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम नहीं जानते अचानक तुम्हारे पास आकर तुम्हारे बॉस के बारे में पूछता है तो तुम उस व्यक्ति को तुरंत भगा दोगे। इसलिए वल्नारो ने सुनिश्चित किया कि वह GVSL, ग्लेज होटल और होप अस्पताल के शीर्ष प्रबंधन में सभी लोगों की जांच करे। इसके बाद उसने उनके करीबी लोगों की तलाश की और उन्हें जानकारी खोजने के लिए पैसे दिए। लेकिन बेशक उसने ये सुनिश्चित किया कि वह ये न बताए कि वह सैन्य से है। लेकिन फिर भी जो जानकारी उसने प्राप्त की थी वह सीमित थी, पहले से प्राप्त जानकारी से ज्यादा कुछ नहीं। जो वल्नारो नहीं जानता था वह यह था कि कुछ उच्च अधिकारियों को भी विवान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि वह कंपनियों या होटल का मालिक था, वह केवल 1 या 2 बार ही वहां गया था। ये GVSL के अलावा था जिसमें वह काफी शामिल था, और ट्रेसी ने उसके बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन फिर भी उसने विवान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि यह उतना विस्तृत नहीं है जितना मैं चाहता था, यह मुझे ये बताने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि यह विवान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे खतरे के रूप में माना जा सके, मेजर ने कहा और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए। हालांकि विवान और शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के बारे में जानकारी थी, उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह जानकारी देश की पूरी सेना को न दी जाए। यहां तक कि सेना में भी प्रतिस्पर्धा थी, और चूंकि उनके लिए उपलब्ध शरीर को मजबूत करने वाले समाधान की संख्या सीमित थी, वे नहीं चाहते थे कि अन्य गार्जियन इस बारे में अभी जानें। कई प्रतिस्पर्धाएं थीं जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित विभिन्न गार्जियनों में शामिल थीं। जो केंद्रीय प्रांत में तैनात थे वे थे जिन्होंने विवान के साथ सौदा किया था, और चूंकि वे केंद्रीय प्रांत में स्थित थे वे अन्य गार्जियनों की तुलना में कमजोर माने जाते थे। हालांकि वे केंद्रीय प्रांत में तैनात थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे युद्ध में भाग नहीं लेते थे। उन्हें समय समय पर जरूरतों या स्थिति के अनुसार मिशन सौंपे जाते थे। जहां तक विवान की जानकारी के लिए प्रतिस्पर्धा का सवाल है, यह उन मेजरों के बीच प्रतिस्पर्धा थी जो शामिल थे। गार्जियन में 3 मेजर थे, जिनमें से सभी का नेतृत्व एक कर्नल कर रहा था। यह मैंने सुनिश्चित किया है सर। मैंने विवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने या उनसे मिलने वाले लोगों की राय प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उनमें से सभी सकारात्मक थे, उसके परिवार को छोड़कर जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, वल्नारो ने उत्तर दिया। इस समय जब वह अपने सैनिकों को ग्लेज होटल में ले जा रहा था तब उसके चेहरे पर कोई भी श्रेष्ठता का संकेत नहीं था। अब वह विनम्र था। यह मुख्य रूप से उसके इस सुपीरियर के प्रति सम्मान के कारण था। मुझे लगता है कि मुझे कर्नल से बात करनी होगी कि क्या हम उसे अपने गार्जियन में शामिल कर सकते हैं। अगर वह हमारे गार्जियन में शामिल हो जाता है
तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम आने वाले टूर्नामेंट का सामना करने के लिए मजबूत होंगे। मेजर ने सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर वल्नारो की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह मदद नहीं कर सका और पूछ पड़ा, क्या यह आवश्यक है सर? जब मैंने विवान से मिला तब मेरी छवि के अनुसार, हालांकि वह ऐसा नहीं है जो हमारे देश के साथ विश्वासघात करेगा, मैं बता सकता हूं कि वह ऐसा व्यक्ति है जो चीजों को लाभ के अनुसार संभालता है। उसने हमें शरीर को मजबूत करने वाले समाधान की आपूर्ति करने के लिए एक सौदा करने पर सहमति दी क्योंकि उसने इससे लाभ उठाने का एक अवसर देखा। और अब मुझे नहीं लगता कि वह अपनी स्वतंत्रता छोड़ने के लिए सहमत होगा ताकि वह सेना में शामिल हो सके। वल्नारो ने अपने विचार प्रस्तुत किए। आपकी मूल्यांकन के अनुसार उसकी ताकत का स्तर क्या था या उन वीडियो से जो आपने होटल से लाए थे? मेजर ने पूछा। मैं कह सकता हूं कि वह अब तक का सबसे मजबूत व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा है। उसके पास एक व्यक्तिगत सहायक भी है जो उतना ही मजबूत है। वल्नारो ने उत्तर दिया। मैं केवल शारीरिक ताकत के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उसे एक संपूर्ण रूप में संदर्भित कर रहा हूं, जो भी उसकी ताकत मानी जा सकती है। मेजर ने स्पष्ट किया। वह बहुत मजबूत है। शारीरिक रूप से उसके पास विशेषज्ञों की एक टीम है जो ऐसे काम कर सकती है जो हमारे पूरे गार्जियन में भी नहीं हो सकते। वित्तीय रूप से उस समूह के समर्थन के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह भी मजबूत है। वल्नारो ने ईमानदारी से उत्तर दिया। तो अगर हम उसके अधीन विशेषज्ञों को भर्ती करना चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मेजर ने पूछा। मैंने पहले ही कोशिश की है लेकिन वह उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। उस समय जो उत्तर उसने दिया उससे ये स्पष्ट था कि वह अपनी ताकत का एक हिस्सा छोड़ने का इरादा नहीं रखता। वल्नारो ने उत्तर दिया। हालांकि वह सोच रहा था कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। तो आप क्या सोचते हैं कि जब वह हमारे गार्जियन में शामिल होगा तो क्या होगा? मेजर ने पूछा। उसके गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस क्षण में वल्नारो ने अंततः ये समझ लिया कि मेजर क्या संकेत दे रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य और समझ का प्रकाश चमका। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मेजर ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, बिल्कुल सही। अगर हम उसे भर्ती करने में सफल होते हैं तो हमें उसके विशेषज्ञों का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी। अन्य शब्दों में, हम शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के साथ एक बेहतर सौदा करेंगे। शायद हम उत्पादन का फॉर्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये तथ्य है कि वह खुद एक मजबूत योद्धा है और वह एक अच्छा सैनिक बन सकता है जब तक वह सैन्य रूटीन का पालन करता है। और फिर यहाँ सैनिकों के साथ अपने कौशल को साझा करने के बारे में क्या? वह निश्चित रूप से यहाँ सैनिकों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सक्षम होगा, साथ ही शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के साथ जो उनकी शारीरिक क्षमताओं को सुधारने में मदद करेगा। वल्नारो ने मेजर के विश्लेषण को सुनकर सिर हिलाया, लेकिन साथ ही वह इस बात को लेकर काफी संदेह में था कि क्या विवान सेना में शामिल होने के लिए सहमत होगा। आखिरकार जिस तरह से विवान ने अपने उपकप्तान के साथ निपटा था जब उसने उसे उकसाया था, ये दिखाने के लिए काफी था कि विवान को यह नहीं पता था कि एक सुपीरियर का मुद्दा क्या होता है। वह केवल उन लोगों के साथ चर्चा करता था जिनके पास उसके समान स्तर की ताकत होती थी। उसने अपने संदेह मेजर के सामने व्यक्त किए। दूसरी ओर मेजर ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक कर्नल इसे मंजूरी देता है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो लाभ के साथ काम करता है, हम बस उसे ऐसे लाभ दे सकते हैं जिन्हें वह अस्वीकार नहीं कर सकता। एंजल्स प्रोमिनेंस से निकलने के बाद विवान तुरंत अपने विला वापस गया। उसे सान्या के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना था। चूंकि वह खुद लड़ाई के मामले में पहले से ही एक पेशेवर था, इसलिए सान्या को लड़ाई की तकनीकों में प्रशिक्षित करना उसके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। हालांकि उसने पहले सान्या से अन्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए चुनने के बारे में पूछा था, वह स्पष्ट रूप से उसके साथ मजाक कर रहा था। वह इस मौके को खोने वाला नहीं था जिसका उपयोग वह सान्या के साथ रहने के लिए कर सकता था। इसके अलावा वह उसे प्रशिक्षित करते समय उसकी कंपनी का आनंद ले सकता था। जब वह शांति आवासीय क्षेत्र में विला में पहुंचा तो उसने काम करना शुरू कर दिया। उसने ये योजना बनानी शुरू की कि वह सान्या को प्रशिक्षण कैसे देगा। उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह कम से कम समय में तैयार हो जाए। और हालांकि वह उसके प्रशिक्षण को तेज करना चाहता था, ये केवल बुनियादी बातों के लिए था। अन्य क्षेत्रों में इसके लिए लंबा समय लगेगा। इसलिए मूल रूप से विवान का इस समय केवल यही लक्ष्य था कि सान्या उस ताकत का उपयोग कर सके जो शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के सेवन के साथ आई थी। लगभग 10 मिनट बाद विवान ने एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर लिया। चूंकि सान्या पहले से ही शारीरिक रूप से फिट होगी, इसलिए शारीरिक प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल जो आवश्यक था वह था विभिन्न परिस्थितियों और हमलों के प्रति उसकी कौशल और प्रतिक्रिया को प्रशिक्षित करना। जब वह समाप्त हुआ, विवान ने तय किया कि अब उसे अन्य चीजों से निपटना चाहिए।
चूंकि आथा फिलहाल तस्वीर से बाहर था, वह हर्ष से निपटने वाला था। उन अनुयायियों के विपरीत जिन्हें उसने खुद को सुधारने का एक मौका दिया था, वह हर्ष को एक भी मौका नहीं देने वाला था। दिन के अंत में अगर उसके योजनाएं तब सफल हो जाती तो सान्या को एक और मौका नहीं मिलता। इसलिए वह निर्दयी होने वाला था, ठीक उसी तरह जैसे हर्ष ने योजना बनाई थी। अब उसने अपना अत्यधिक महंगा लैपटॉप निकाला। अब समय आ गया था कि वह इस चीज का उपयोग करे जिसे उसने खरीदा था। उसने इसे खरीदने के लिए कुल 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। विवान ने ऑनलाइन मार्केट में महंगे लैपटॉप को खरीदने के अपने निर्णय पर पीछे मुड़कर देखा और सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि यह हाल ही में प्राप्त धन था जिसने उसे चक्कर में डाल दिया था या कुछ और। लेकिन यह सोचकर कि उसने एक ऐसे लैपटॉप पर इतना पैसा खर्च किया जिसका मूल्य इस तथ्य के कारण अधिक था कि इसमें हीरे लगे हुए थे, उसे मानना पड़ा कि वह उस समय वास्तव में मूर्ख था। फिर भी उसने तय किया कि वह हर्ष के परिवार से व्यक्तिगत रूप से निपटने वाला था। उसने पहले ही श्रेयंका को बहुत काम दिया था और उसे लगा कि उसे आराम करने का समय आ गया है। इसके अलावा उसके पास भी अपनी जिंदगी थी। उसे उसके लिए कुछ समय बनाना चाहिए ताकि वह कम से कम घर जा सके और अपने परिवार से मिल सके। लैपटॉप को अपने सामने रखते हुए विवान ने गहरी सांस ली। उसने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह उस अवसर का उपयोग करे जो उसे सिस्टम से मिला था, एक कौशल चुनने के लिए जो वह चाहता था। ये वह मौका था जो उसे तब मिला था जब उसने जोनाथन द्वारा आयोजित बास्केटबॉल खेल से अपना पहला पैसा कमाया था। उसके दिमाग में पहला कौशल आया, कंप्यूटर मास्टरी। ये वही चीज थी जो उसे तब परेशान कर रही थी जब वह अभी भी विश्वविद्यालय में था। हालांकि उसे कंप्यूटर का उपयोग करने के कुछ बुनियादी ज्ञान थे, लेकिन बहुत सी चीजें थी जो वह अभी भी नहीं समझता था, और वह अब उन चीजों को चूकना नहीं चाहता था। उसने ऑटोमेशन इंजीनियरिंग सीखी थी। ये कुछ ऐसा था जो तकनीक से संबंधित था, और इसके परिणामस्वरूप कई गणनाएं थीं जो साधारण कैलकुलेटर द्वारा नहीं की जा सकती थीं। इसके बजाय इसके लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता थी। यह उसे तब परेशान करता था, और यही कारण था कि वह संख्याओं के साथ जुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यह उसे याद दिलाता था कि कैंपस में उसके लिए यह कितना कठिन था। और चूंकि यह उसके दिमाग में आने वाली पहली चीज थी, विवान ने तुरंत इसे चुना। एंजल, मैं कंप्यूटर मास्टरी कौशल प्राप्त करना चाहता हूं, विवान ने अपने मन में कहा। क्या आप कंप्यूटर मास्टरी के लिए मुफ्त कौशल स्लॉट का उपयोग करना चाहते हैं? इसकी पुष्टि करें, विवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। पुष्टि की गई। कौशल स्लॉट का उपयोग किया गया। कंप्यूटर मास्टरी प्राप्त की गई। कौशल को मेजबान के मन और शरीर में समाहित किया जा रहा है। मेजबान को थोड़ी असुविधा महसूस होगी। एंजल की आवाज खत्म होते ही विवान ने अचानक महसूस किया कि उसका मस्तिष्क ओवरलोड हो रहा है। यह अब तक की सबसे असुविधाजनक भावना थी जो उसे तब से मिली थी जब से उसने सिस्टम प्राप्त किया था। यहां तक कि जब उसे पेशेवर लड़ाई, पेशेवर बास्केटबॉल और ड्राइविंग कौशल मिले, तब भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर यह नहीं होता कि उसका मन और भी मजबूत हो गया था क्योंकि वह एक पेशेवर योद्धा था जिसमें महान मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति थी, तो वह बेहोश हो सकता था। विवान अब सोच रहा था कि सिस्टम चीजों को क्यों कम आंक रहा था। यह निश्चित रूप से थोड़ी असुविधा नहीं थी, ये बहुत बड़ी असुविधा थी। एक ही समय में विवान ने महसूस किया कि उस समय उसके दिमाग में जानकारी का एक ढेर डाला जा रहा था। जो चीजें उसे पहले समझ में नहीं आती थीं, वे अब उस क्षण में अधिक स्पष्ट हो रही थीं। कोड जो श्रेयंका ने टाइप किए थे जब विवान उसे देख रहा था, वे चीजें जो उसे समझ में नहीं आती थीं, अब 1+1 की तरह आसान थीं। अंत में विवान ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह उस जानकारी को पचाने की कोशिश कर रहा था जो उसके दिमाग में आ रही थी। उसी समय उसने उस असुविधा की भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश की जो उसे हो रही थी। उसके हाथों में झटके आने लगे और उसके शरीर की मांसपेशियां भी। बिना ये जाने कि वह खुद को कैसे बदल रहा है, उसने अपनी बैठने की मुद्रा बदल दी। फिर मांसपेशियों की याददाश्त को सिस्टम द्वारा संशोधित किया गया क्योंकि विवान जानकारी को पचाने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता रहा कि वह उन्हें पूरी तरह से समझता है। ये लगभग 1 घंटे तक चलता रहा, और फिर विवान ने अंततः अपनी आंखें खोली जो एक अजीब सुनहरी चमक के साथ चमक रही थी जो अगले ही सेकंड में गायब हो गई जैसे कि ये कभी थी ही नहीं। विवान ने गहरी सांस ली क्योंकि उसने अंततः महसूस किया कि उसके दिमाग पर जो बोझ था वह अंततः हटा दिया गया था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कुछ स्ट्रेचिंग की, फिर वापस सोफे पर बैठ गया। फिर उसने कुछ सोचा और पूछा, एंजल, यह क्यों है कि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कौशल प्राप्त करते समय असुविधा महसूस की, जबकि श्रेयंका ठीक थी जब कौशल उसके दिमाग में समाहित किया जा रहा था। आपको समझना होगा कि आप दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। श्रेयंका एक क्षमता प्राप्त कर रही थी, ये कुछ ऐसा था जो उसने स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया था। और हालांकि इसे क्षमता के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, यह अभी भी एक कौशल है।
इसे क्षमता कहा जाने का कारण यह है कि आपके विपरीत जिसने यादें प्राप्त की, श्रेयंका ये स्वाभाविक रूप से कर सकती थी। इसके अलावा जब उसे क्षमता दी जा रही थी तो उसे इसके बारे में वास्तव में कुछ नहीं पता था। उस क्षण में उसके दिमाग में एक परिवर्तन हुआ और परिणामस्वरूप उसने ये नहीं देखा कि उसके दिमाग में कुछ जोड़ा गया था। विवान कुछ समय के लिए चुप रह गया, फिर उसने अंत में सिर हिलाया। वह सोच रहा था कि सिस्टम ने वही काम क्यों नहीं किया जैसा उसने श्रेयंका के साथ किया था। लेकिन अंत में बस दिमाग और यादों में परिवर्तनों के बारे में सोचते हुए उसने उस विचार को छोड़ दिया। उसके पहले ही उसकी यादें बिगड़ चुकी थीं। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये काम करने वाला व्यक्ति कैसे किया, वह वास्तव में उन चीजों को भूलना नहीं चाहता था जो उसके लिए महत्वपूर्ण थीं। विवान ने फिर अपने सामने रखे लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लैपटॉप पहले की तुलना में अलग था। विवान को यकीन था कि वह भ्रमित नहीं था या कुछ और। इसलिए या तो लैपटॉप में कोई समस्या थी या उसकी आंखों में। तभी एंजल की आवाज उसके पास पहुंची। यह नहीं है कि आप भ्रमित हैं या आपके सामने लैपटॉप में कोई बदलाव हुआ है। ये केवल इस बात में बदलाव है कि आप कंप्यूटर से संबंधित चीजों को कैसे देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने यह महसूस किया होगा कि जो कंप्यूटर मास्टरी आपने प्राप्त की है वह केवल सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, ये हार्डवेयर से भी संबंधित है। यहाँ तक कि एक लैपटॉप या कंप्यूटर को एक साथ रखने की प्रक्रिया, जब तक आपके पास सभी आवश्यक भाग हैं, वह अब आपके अंदर है। इस प्रकार अन्य लोगों से अलग, जब तक आप जिस चीज को देख रहे हैं वह कंप्यूटर से संबंधित है, आप एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करेंगे जहां आपकी आंखें बदल जाएंगी। दूसरे शब्दों में, आप कंप्यूटर से संबंधित किसी भी चीज के माध्यम से देख सकते हैं। अगर यह एक समस्या है, एक फायरवॉल आदि है, तो ये कुछ ऐसा है जिसे आप कुछ सेकंड में ठीक कर सकते हैं। विवान स्टन रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे सिस्टम से मिली कौशल इतनी शक्तिशाली होगी। ये सच था कि उसने कंप्यूटर के बारे में, दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सभी जानकारी प्राप्त की थी। वह यहाँ तक कि कंप्यूटर या लैपटॉप को एक साथ रख सकता था जब तक कि उसे सभी भाग मिल जाएं। बस इतना था कि उसे इन भागों को बनाने का ज्ञान नहीं था। दूसरे शब्दों में, उसे पहले से निर्मित भागों को खरीदना होगा ताकि वह एक लैपटॉप या कंप्यूटर को एक साथ रख सके। हालांकि वह इस बात से दुखी था कि उसे ये ज्ञान और कौशल नहीं मिला, लेकिन वह वास्तव में इतना बुरा महसूस नहीं कर रहा था। जितना अधिक समय आप एक मुफ्त कौशल स्लॉट के लिए कौशल चुनने में बिताते हैं, भविष्य में आपको उतना ही बेहतर कौशल प्राप्त होगा। मेजबान, कृपया इसे ध्यान में रखें। विवान, जितना अधिक समय आप एक मुफ्त कौशल स्लॉट के लिए कौशल चुनने में बिताते हैं, भविष्य में आपको उतना ही बेहतर कौशल प्राप्त होगा। मेजबान, कृपया इसे ध्यान में रखें। विवान ने पहली बार सिस्टम पर गुस्सा करते हुए शाप देने से खुद को नहीं रोक पाया। ये पहली बार था कि अगर वह कर सकता तो वह वास्तव में एंजल को पकड़ना चाहता था और उसे या इसे एक ऐसी पिटाई देना चाहता था जो इसके लायक थी। आपको गालियां देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको केवल एक सुझाव दे रहा था। आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका स्वागत है। तेरे बाप की याद दिलाना। सुझाव तेरा दादा। अपने सिर को धन्यवाद दे। विवान ने और भी जोर से शाप दिया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा था। अगर उसके विला के आसपास कोई होता तो वह निश्चित रूप से उस तेज आवाज से डर जाता जो पूरे विला में गूंज रही थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एलिप्सिस डॉट क्वेश्चन मार्क क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम ने विवान की गालियों का कोई जवाब नहीं दिया। इससे विवान और भी उत्तेजित हो गया। वह वास्तव में चाहता था कि वह सिस्टम को अपने सिर से खींच ले, फिर उस गाइड को खींचे जो खुद को एंजल कहता था, और फिर उसे सिर पर मारते हुए गला घोंट दे ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि जो दिमाग सही स्थिति में नहीं था वह वापस अपनी जगह पर आ जाए। फिर भी ये जानकर कि उसके पास अपनी नाराजगी और निराशा को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं था, विवान ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, एंजल, तुमने मुझे ऐसा महत्वपूर्ण विवरण पहले क्यों नहीं बताया जब मैंने पहले जो मौका मिला था उसका उपयोग किया? अरे, क्या मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए था? बिल्कुल तुम्हें बताना चाहिए था। जब मैंने इनाम प्राप्त किया तो तुम्हें मुझे यह महत्वपूर्ण बात बतानी चाहिए थी। अगर तुम मुझे सिस्टम का अधिकतम उपयोग करने के तरीके पर मार्गदर्शन नहीं कर सकते तो तुम गाइड क्यों कहलाते हो? सिस्टम का अधिकतम उपयोग करने के लिए आपको पहले अपनी प्राधिकरण स्तर को दूसरे स्तर पर अपग्रेड करना होगा। बस ये सब बंद करो। तुमने कहा था कि मैं भविष्य में अधिक सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकूंगा जब तक मैं अपनी प्राधिकरण स्तर को अपग्रेड करूंगा, मुझे ये पता है। तो विषय को बदलने की कोशिश मत करो, बस मुझे बताओ कि तुमने मुझे ऐसा महत्वपूर्ण विवरण क्यों नहीं बताया? विवान ने गाइड को बीच में ही रोक दिया। तुम्हें बुनियादी बातें पता होनी चाहिए, जैसे शराब, जितना अधिक समय वह रहती है, गुणवत्ता, स्वाद और परिणामस्वरूप कीमत में सुधार होता है। ओह हाँ,
तुम्हें भी बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। अगर तुम दूध को लंबे समय तक रखते हो तो उसकी शेल्फ लाइफ समाप्त हो जाएगी। और कीमत में वृद्धि की बात तो छोड़ो, मुझे संदेह है कि कोई भी उस दूध के लिए एक पैसा भी देने को तैयार होगा। विवान ने पलटकर कहा, मेजबान, कृपया सिस्टम पुरस्कारों को खाद्य पदार्थों से संबंधित मत करो। ऐसे बात कर रहे हो जैसे शराब खाद्य पदार्थ का हिस्सा नहीं है। विवान ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एलिप्सिस डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस समय विवान भारी सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मैराथन से आ रहा हो। लेकिन वास्तव में वह इतना गुस्से में था कि उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थीं। अगर उसे पता होता कि ऐसी कोई चीज थी जहां शराब का सिद्धांत लागू होता है, तो वह वास्तव में उस कौशल स्लॉट को बर्बाद नहीं करता जिसे उसने अभी उपयोग किया था। हाँ, अब वह मानता था कि उसने वास्तव में उस कौशल स्लॉट को बर्बाद कर दिया था जो उसे बास्केटबॉल खेल से पुरस्कार के रूप में मिला था। अगर उसे शराब के सिद्धांत के बारे में पता होता तो वह सुनिश्चित करता कि वह उस पुरस्कार को जितना संभव हो सके बनाए रखे। इस तरह अगर कोई आपात स्थिति होती तो वह उस स्लॉट का उपयोग बेहतर कौशल प्राप्त करने के लिए कर सकता था। जहां तक हर्ष और उसके परिवार से निपटने का सवाल था, वहां श्रेयंका थी। वह उसकी कंप्यूटर मास्टरी का उपयोग कर सकता था ताकि वह जो भी योजना बना रहा था उसे कर सके। जहां तक श्रेयंका क्या कर रही थी, वह उसे आयुष से बदल सकता था या वह खुद भी ये कर सकता था। दिन के अंत में कुछ घंटे या एक दिन काम करना ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना? और यह मानते हुए कि बलिदान के साथ एक अच्छा पुरस्कार आया था जो उसे बनाना था। इसलिए उसने नहीं सोचा कि यह बिल्कुल भी कठिन था। लेकिन अब मौका चला गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले ही उपयोग किया था। इसलिए उसने नहीं सोचा कि वह स्लॉट वापस प्राप्त कर सकता है। विवान के विचार एक पल के लिए रुक गए जब उसने इस बिंदु पर पहुंचा। एंजल, क्या तुम उस कंप्यूटर मास्टरी को वापस ले सकते हो जो सिस्टम ने मुझे अभी दी है? एंजल, मैं वही कौशल प्राप्त करना चाहता हूं, कंप्यूटर मास्टरी। क्या आप कंप्यूटर मास्टरी के लिए मुफ्त कौशल स्लॉट का उपयोग करना चाहते हैं? इसकी पुष्टि करें। पुष्टि की गई। कौशल स्लॉट का उपयोग किया गया। कंप्यूटर मास्टरी प्राप्त की गई। कौशल को मेजबान के मन और शरीर में समाहित किया जा रहा है। मेजबान को थोड़ी असुविधा महसूस होगी। विवान $@ विवान ने अपने सामने तैरते हुए स्क्रीन पर बेहोशी से देखा। यह उस बातचीत को प्रदर्शित कर रहा था जो उन्होंने की थी, वह और एंजल, ठीक पहले जब उसने नया कौशल प्राप्त किया जिसके बारे में वह अब इतना खुश नहीं था। क्या सिस्टम में सूक्ष्म विफलताएं या व्यापक विफलताएं हो रही हैं? मुझे लगता है कि यह, विवान के शब्दों को सिस्टम के गाइड ने बाधित किया। ये वह बातचीत थी जो हमने तब की थी जब तुमने तय किया था कि तुम उस कौशल स्लॉट का उपयोग करना चाहते हो जो तुम्हारे लिए उपलब्ध था। तो विवान ने पूछा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले आपकी पुष्टि मांगी। इसका मतलब है कि एक बार निर्णय लेने के बाद यह अपरिवर्तनीय था। यही कारण है कि मुझे ये सुनिश्चित करना पड़ा कि आप अपने विकल्प के बारे में सुनिश्चित हैं और आपको इसे बदलने का एक मौका देना पड़ा अगर आपको लगता था कि यह अच्छा विकल्प नहीं होगा। विवान, क्या तुम सर्वशक्तिमान सिस्टम के सर्वशक्तिमान गाइड नहीं हो? मुझे मत बताना कि तुम उस स्थिति को पलट नहीं सकते जहां मुझे जो कौशल दिया गया था उसे वापस लिया जा सके ताकि मैं अपना कौशल स्लॉट वापस प्राप्त कर सकूं। विवान ने तंज किया। किसने कहा कि ये करना असंभव है? ये सिर्फ इतना है कि इसे करने की प्रक्रिया दर्दनाक है। इसके अलावा इसका आपके यादों और शरीर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सिस्टम के जवाब मिलने पर विवान ने तुरंत यह विचार छोड़ दिया कि वह सिस्टम को पहले से किए गए काम को पलटने के लिए कहे। एक चीज थी जो उसे निश्चित रूप से पता थी, ये था कि सिस्टम किसी कारण से चीजों को कम आंक रहा था। उसने कहा कि वह थोड़ी असुविधा महसूस करेगा। अंत में अपनी बेहतर मानसिकता के बावजूद उसने बहुत असुविधा महसूस की थी। अब जब ये कह रहा था कि ये दर्दनाक होगा और न कि थोड़ी दर्दनाक, विवान को विश्वास था कि इस तरह का दर्द एक साधारण इंसान के लिए सहन करने योग्य नहीं था। फिर यादों और शरीर पर प्रभाव, चूंकि थोड़ा का कोई उल्लेख नहीं था, विवान ने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। वह शायद उन सभी चीजों को भूल जाएगा जो वह वर्तमान में जानता था। जहां तक उसके शरीर का सवाल था, क्या ये लचीला हो जाएगा? क्या ये टूट जाएगा? शायद उसके शरीर की कोशिकाओं की स्थिति बदल जाएगी। ये एक और चीज थी जिसे वह बिल्कुल भी जोखिम में नहीं डालना चाहता था। लेकिन हालांकि उसने स्लॉट को वापस पाने के मामले में हार मान ली थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने उन लाभों को सुनिश्चित करने की कोशिश करने में हार मान ली थी जो उसे मिलनी चाहिए थी। अब यह मेरी गलती नहीं है। मैं क्यों दुख उठाऊं जब मैं वह नहीं हूं जिसने गलती की? फिर भी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम मुझे इसके लिए मुआवजा दो, विवान ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एलिप्सिस डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम चुप हो गया।
सेकंड बीते, 1 मिनट बीता, फिर भी सिस्टम से कोई आवाज नहीं आई। 1 और मिनट बीता, फिर भी कुछ नहीं। 5 मिनट बीते, विवान ने धैर्य खोना शुरू कर दिया। जैसे ही 10 मिनट बीतने वाले थे, विवान ने तय किया कि वह और इंतजार नहीं कर सकता और यह देखने के लिए परीक्षण करने का निर्णय लिया कि क्या सिस्टम मौजूद है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह अपने मन में शब्दों को बना सके, उसके सामने एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ और एंजल की आवाज उसके मन में गूंज उठी। सुधार किए गए हैं। सिस्टम के संचालन को सिस्टम प्रोग्राम में किए गए परिवर्तनों के कारण थोड़ा संशोधित किया गया है। चूंकि मेजबान ने सिस्टम के गाइड द्वारा की गई गलती को पहचान लिया, सिस्टम ने न केवल मुआवजा देने का निर्णय लिया है, बल्कि सुधारों के लिए एक पुरस्कार भी देने का निर्णय लिया है। विवान को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। आपको 2 और कौशल स्लॉट दिए गए हैं, और स्लॉट की शर्तें बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे मेजबान ने उपयोग किया था। दूसरे शब्दों में, अगर मेजबान इनमें से किसी भी 2 स्लॉट का उपयोग करके कंप्यूटर मास्टरी प्राप्त करने का निर्णय लेता है, तो वह उसी स्तर पर कंप्यूटर मास्टरी प्राप्त कर सकेगा जैसा कि उसके पास वर्तमान में है। विवान कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल गई। हालांकि 3 कौशल स्लॉट होना और भी बेहतर होता जो वह अगले स्तर के कौशल को सुधारने के लिए उपयोग कर सकता था, लेकिन 2 होना भी बुरा नहीं था, है ना? मजाक कर रहा हूं। विवान पूरी तरह से उत्साहित था कि न केवल उसने सिस्टम से प्राप्त कौशल को बनाए रखा, बल्कि उसे 2 और स्लॉट भी मिले थे जिन्हें वह और अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकता था। बस इतना था कि इस बार वह किसी भी कौशल स्लॉट का उपयोग इतनी आसानी से करने की योजना नहीं बना रहा था। जब तक कोई विकल्प था, वह निश्चित रूप से उस विकल्प की तलाश करेगा ताकि वह कौशलों के विकास के लिए और अधिक समय खरीद सके। सिस्टम, तुम वास्तव में एक सर्वशक्तिमान सिस्टम हो। एंजल, तुम भी एक अच्छे गाइड हो। इसलिए तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ सिस्टम गाइड के रूप में अपनी छवि बनाए रखो। विवान ने हंसते हुए तारीफ की। जैसे ही विवान ने जो कहा, उसे पूरा किया, उसे एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला जिसने उसके चेहरे के भाव को बदल दिया। सिस्टम, तुम वास्तव में एक सर्वशक्तिमान सिस्टम हो। एंजल, तुम भी एक अच्छे गाइड हो। इसलिए तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ सिस्टम गाइड के रूप में अपनी छवि बनाए रखो। विवान ने हंसते हुए तारीफ की। जैसे ही विवान ने जो कहा, उसे पूरा किया, उसे एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला जिसने उसके चेहरे के भाव को बदल दिया। अब परिवर्तन किए गए हैं। अब मेजबान को कुछ चीजें खुद ही खोजनी होंगी। हालांकि मेजबान को सिस्टम के गाइड टिप्स मिल सकते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो होगा। ये सब इसलिए है ताकि मेजबान अधिक प्रयास कर सके और कठिनाई से काम कर सके। विवान इस समय गुस्से में था। जो सिस्टम कह रहा था वह ये था कि अब वह उसे पहले की तरह संकेत नहीं देगा। अगर उसे ऐसे महत्वपूर्ण संकेत नहीं मिलते तो वह सिस्टम का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता था। आखिरकार, हालांकि ये सच था कि जब उसने सिस्टम प्राप्त किया था तब एक परिचय था, लेकिन उसे सिस्टम की सभी सुविधाओं के बारे में नहीं पता था। विवान को इस पर भी शिकायत करनी थी। एंजल, क्या तुम सच में जो मुझे बता रहे हो उसके बारे में गंभीर नहीं हो? ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है। तो मैं इस अंतर का लाभ कैसे उठा सकता हूँ? सिस्टम द्वारा पहले ही परिवर्तन किए जा चुके हैं, और परिवर्तनों में ये तथ्य शामिल है कि सिस्टम अब अपने निर्णयों में कोई समझौता नहीं करेगा। इसलिए आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सिस्टम कोई परिवर्तन करेगा। जैसे पहले कहा गया था, आपको अब से सिस्टम की सुविधाओं का लाभ खुद उठाना होगा। किसी भी और संकेत को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी प्राधिकरण स्तर को दूसरे स्तर पर अपग्रेड करना होगा। इस तरह आप सिस्टम से कई चीजों तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। विवान ने हार नहीं मानी। उसने सिस्टम द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण काफी कुछ खो दिया था। हालांकि उसे कौशल के लिए 2 स्लॉट मिले थे, उसने नहीं सोचा कि यह उसके द्वारा खोई गई सभी चीजों के लिए पर्याप्त मुआवजा था। लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी कह सके, सिस्टम ने उसे रोक दिया। आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि आपको क्या करना है, इस बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। आपको सिस्टम का लाभ खुद उठाना है, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप अधिक पैसे कमाने में मेहनत करें। याद रखें, हर बार जब आप विभिन्न गतिविधियों से पैसे कमाते हैं तो पहले आय पुरस्कार हमेशा आते हैं। विवान ने समझ लिया कि सिस्टम उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से उसे मुफ्त कौशल स्लॉट मिला था, वह उसी तरह उन गतिविधियों में शामिल हो सकता था जो उसे उन क्षेत्रों से पैसे कमाने में मदद करेगी। इस तरह वह कई स्लॉट प्राप्त कर सकता था, और जैसे ही वह उनका उपयोग करेगा, उसे यह एहसास होगा कि वह बेहतर कौशल प्राप्त कर रहा है जब तक कि उसके पास स्लॉट लंबे समय तक हैं। लेकिन फिर भी विवान के लिए ये केवल उन कीमती कौशल स्लॉट का बर्बाद होना था जो उसे मिल रहे थे। क्या मेरे लिए कोई और तरीका नहीं है कि मैं मेहनत कर सकूं और फिर भी ये जान सकूं कि मुझे क्या करना है? विवान ने आखिरी बार पूछा।
इस पर कोई समझौता नहीं है मेजबान। परिवर्तन पहले ही किए जा चुके हैं और बिना किसी विशेष उचित कारण के कोई और परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अंत में विवान केवल एक गहरी सांस ले सकता था क्योंकि उसने सिस्टम के निर्णय को बदलने के विचार को अलग रख दिया। लेकिन उस क्षण में उसने पहले ही एक संकल्प बना लिया था। चूंकि सिस्टम चाहता था कि वह अधिक मेहनत करे, तो यही वह करने वाला था। वह सुनिश्चित करेगा कि वह सिस्टम का अधिकतम लाभ उठाए, और शायद अगर संभव हो तो वह उन सीमाओं को भी पार कर जाएगा जो सिस्टम उसके लिए निर्धारित करेगा। इस दौरान वह सिस्टम के प्रति बहुत नर्म था। अब उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी प्राधिकरण के पहले स्तर में उपयोग की जा सकने वाली सभी सुविधाओं का उपयोग किया जाए। इस तरह वह अपनी प्राधिकरण को दूसरे स्तर पर अपग्रेड करने की अंतिम शर्त को पूरा कर सकेगा। मैंने पहले ही वह शर्त पूरी कर ली है कि मुझे एक प्रेमिका होनी चाहिए, है ना? विवान ने अपने मन में पूछा। बिल्कुल सही। 3 में से 2 शर्तें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। केवल एक शर्त बाकी है जो अभी पूरी होनी है। वह आपके अधीन 5 कंपनियों से संबंधित है। सिस्टम से पुष्टि मिलने के बाद वह अब उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जो उसने मूल रूप से करने का इरादा किया था। वह हर्ष के परिवार से निपटने वाला था। चूंकि वे उसके प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसके दुश्मन थे, वह उनके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था। वह उनके साथ निपटने के लिए सबसे आसान और तेज तरीके का उपयोग करने वाला था। पहली चीज जो उसे करनी थी वह थी उनके बारे में जितनी जानकारी मिल सके उसे प्राप्त करना। उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह उनकी संपत्ति, समर्थन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करे। सही है, उसने तय किया था कि वह उनके किसी भी समर्थन को नष्ट कर देगा जो इस मामले में शामिल होने की कोशिश करेगा। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वह कौन था। यहाँ तक कि अगर यह सरकार थी तो वर्तमान सरकार को हमेशा एक लोकतांत्रिक देश जैसे अजीमा में किसी और से बदला जा सकता था। इसलिए उसने लैपटॉप उठाया और अपनी गोद में रखा। इसके बाद उसने कई कोड टाइप करना शुरू किया। मांसपेशियों की याददाश्त और उसके दिमाग में समाहित यादों की मदद से वह कुछ ही सेकंड में कई पंक्तियों के कोड लिखने में तेज था। बेशक उच्च गति का कारण पेशेवर लड़ाई की क्षमता के साथ साथ शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के सेवन से मिली उच्च गति भी थी। विवान ने लैपटॉप पर टाइप करना जारी रखा और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने कई फायरवॉल को तोड़ दिया और हर्ष और उसके परिवार के बारे में जानकारी उसके सामने प्रकट हो गई। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि विवान ने शून्य से हैकिंग शुरू नहीं की थी। इसके बजाय उसने पहले ही हर्ष और उसके परिवार के बारे में कई जानकारी प्राप्त की थी। इस सभी जानकारी के साथ वह आसानी से वह जानकारी प्राप्त कर सका जो वह चाहता था। अगर उसके पास ये जानकारी नहीं होती तो उसे ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे लंबा रास्ता अपनाना पड़ता। विवान ने तय किया था कि वह हर्ष के परिवार को नष्ट करने के लिए सबसे छोटा रास्ता अपनाएगा। इसलिए उनके बारे में जितनी जल्दी हो सके जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया जहां नागरिकों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित की जाती थी। इसे सूचना टॉवर कहा जाता था। ये एक कंपनी थी जिसे देश के प्रत्येक नागरिक के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखने के लिए जाना जाता था। लेकिन बेशक ये एक निजी कंपनी नहीं थी, बल्कि यह सरकार के सार्वजनिक सूचना मंत्रालय द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित थी। जैसा कि अपेक्षित था, कंपनी के सभी सर्वर कई फायरवॉल द्वारा कड़ी सुरक्षा में थे जो देश के नेट सुरक्षा के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए थे। सर्वर को कड़ी सुरक्षा दी गई थी क्योंकि यदि सूचना टॉवर में मौजूद जानकारी दुश्मन देश के हाथों में चली जाती तो देश की स्थिति अच्छी नहीं होती। आखिरकार इन सभी जानकारियों के साथ वे बहुत सी चीजें कर सकते थे जिसमें ब्लैकमेलिंग भी शामिल थी, और यह अपने आप में आंतरिक संघर्ष पैदा करने के लिए उपयोग किया जा सकता था जबकि दुश्मन बाहर से हमला कर रहा था। फिर भी इन दीवारों को जो विशेषज्ञों को इतनी गर्व थी, जो पहले कभी नहीं टूटी थी, विवान ने कुछ ही सेकंड में आसानी से भेद दिया। और स्थिति को और खराब करने के लिए उनके द्वारा स्थापित सभी अलार्म जो उन्हें किसी भी घुसपैठ के मामले में चेतावनी देने के लिए थे, ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। इस प्रकार विवान ने सर्वरों तक पहुंच प्राप्त की और वह सभी जानकारी प्राप्त की जो वह चाहता था। इसके बाद वह ऐसे चला गया जैसे वह पहले कभी वहां नहीं था, कुछ भी नहीं बदला। सभी जानकारी हाथ में होने के बाद विवान ने फिर से काम करना शुरू किया। उसने हर्ष के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के सौदों की जांच करना शुरू किया। चूंकि वह हर्ष के परिवार के स्वामित्व वाली कैन फूड कंपनी के सभी शेयरों को हासिल करना चाहता था, उसे ये सुनिश्चित करना था कि वे दिवालिया न हों। यह उसके लिए नुकसान होता। वह जो करने वाला था वह था कंपनी की प्रतिष्ठा को नष्ट करना। वह सुनिश्चित करेगा कि वे देख सकें कि कंपनी विफल होने वाली है। इस तरह वह उन्हें इसे बेचने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन बेशक वह कंपनी को सबसे कम कीमत पर खरीदेगा। यही उसका चीजों से निपटने का तरीका था। और चूंकि इसमें सान्या शामिल थी, वह सान्या को कंपनी का मालिक बनाने वाला था।
और कंपनी का नाम साफ करने के बाद वह उसे ये देखने देगा कि वह इसे किस दिशा में विकसित करना चाहती है। इस विचार के साथ विवान ने अपने कदम उठाना शुरू किया। पहले कदम के रूप में उसे ये सुनिश्चित करना था कि कंपनी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से गिर जाए। और जिस तरह श्रेयंका ने रॉय परिवार की कंपनियों से निपटा था, जहां उन्होंने कई लोगों से कहा था कि वे दिखावा करें या जो वास्तव में पीड़ित थे वे बाहर आएं, वह सभी काम खुद करने वाला था। और वह ये सब अपने विला की आरामदायक स्थिति से करने वाला था। लैपटॉप के साथ उसने कई मीडिया प्लेटफार्मों में हैक करना शुरू किया और फिर उसने सभी जानकारी पोस्ट करना शुरू किया जो उसने प्राप्त की थी। यहाँ तक कि वह खुद इस बात से हैरान था कि उसे कंपनी के बारे में मिली सारी गंदगी की जानकारी मिली थी। और स्थिति को और खराब करने के लिए यह हर्ष के परिवार के स्वामित्व वाली एकमात्र कंपनी नहीं थी। वे शेयरों के स्वामित्व के माध्यम से अन्य कंपनियों में भी शामिल थे। ये सब विवान को निपटना था। विवान को मानना पड़ा कि एक गाय या बकरी से सांप नहीं पैदा हो सकता। जिस तरह हर्ष क्रूर था, उसके माता पिता भी उसी तरह के थे। इसलिए विवान को उनके प्रति कोई दया नहीं दिखाने का इरादा था। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।